पढ़ना है। तो देखो सेंट्रॉइड, इसके बाद ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। कभी कभी इस तीनों का रिलेशन से क्वेश्चन आ जाता है, कभी आपको ऑर्थो सेंटर से क्वेश्चन आ जाए, कभी सर्कम सेंटर से और सेंट्रॉइड। तो सेपरेट भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपको मिक्स करके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे इसमें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सर्कम सेंटर। तो देखो सर्कम सेंटर जो है, सर्कम सेंटर वो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर, या फिर बोल सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर क्या होता है, पहले इसको ध्यान रखो। तो इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देखोगे तो बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया कि जैसे एक लाइन है मान लो, अब इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है, तो ये परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और इसको क्या करना चाहिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर सिर्फ परपेंडिकुलर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड। और लेकिन परपेंडिकुलर के साथ साथ इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा तो क्या हो जाएगा, राइट बाइसेक्टर कहलाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है कि अगर कोई सर्कम सेंटर फॉर्म होगा तो किस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखो सर्कम सेंटर बहुत सिंपल है। सर्कम सेंटर को अगर देखोगे यहाँ पर तो बेसिकली क्या करना है, मान लो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल हम लोग यहाँ से ले लिए। अब इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, अगर हमें सर्कम सेंटर को फॉर्म करना है तो आप यहाँ पर दो तरह से यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे हम। तो समझिए कैसे, एक हो गया कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो और यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये क्या बन जाएगा आपका, सर्कम सेंटर। क्या बन गया, सर्कम सेंटर। अब यहाँ पर ये जो है ये तीनों के तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है अपने अपने साइड पर, और इसको आप बोल दोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड देन यहाँ से सेंटर निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सर्कम सेंटर मिल जाएगा। समझ आ रहा बात, ये एक बात हो गया। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के साइड पर अगर हम राइट बाइसेक्टर को ड्रॉ करें या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करें तो उसके जो सेंटर होंगे उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सर्कम सेंटर कह देंगे। और ये एक डिफिनेशन जो आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर है बात। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक और चीज समझना पड़ेगा कि अगर मान लो कि सर्कम सेंटर को हम लोग जो डिफाइन करेंगे तो इसमें इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो आप कि मान लो आपने एक सर्कल ले लिया, एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर आपने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हो। क्या ड्रॉ करते हो, ट्राइंगल। ठीक है, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वही इसका सर्कम सेंटर भी होगा। जैसे यहाँ से अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा इसका, बताओ, रेडियस, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। तो यहाँ पर इस सर्कल का जो सेंटर है वही इस ट्राइंगल का क्या बन जाएगा, सेंटर बनेगा, दैट इज सर्कम सेंटर कहलाएगा। मतलब कि ये जो सर्कल हम लोग बाहर से ड्रॉ किए हैं इसके अंदर जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर वही होगा जो इस सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर इस सेंटर को हम लोग सर्कम सेंटर बोलेंगे तो आप जानते हो सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, और रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये r है तो ये भी r होगा, ये भी r होगा। तो अगर सोचो ये O पॉइंट ले लिया हम लोग, ये A पॉइंट है, ये A वर्टेक्स है, B है और C है, ये तीनों तो रेडियस है। इसका मतलब आप चाहो तो इसमें बोल सकते हो कि OA इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OC। तो आप अगर सर्कम सेंटर निकालना चाहते हो तो यहां से भी सर्कम सेंटर निकाल सकते हो। कैसे, OA इक्वल्स टू OB कर देना एंड OA इक्वल्स टू OC कर देना, किसी दो को इक्वेट कर लेना, या OB इक्वल्स टू OC कर देना, किसी दो को इक्वेट कर लोगे, दो इक्वेशंस आएगा और आप सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अरे बस समझ में, यानी यहाँ पर हमें तीन वर्टेक्स गिवन होगा, इसके सेंटर को हम लोग क्या मान लेंगे, x, y मान लेंगे, h, k मान लेंगे, एंड देन हम लोग क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला से रेडियस वाला कंसेप्ट। तो यहाँ से OA इक्वल्स टू OB और OA इक्वल्स टू OC, कोई भी दो को इक्वल कर दो, दो इक्वेशन आ जाएगा और आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, सर्कम सेंटर फाइंड कर सकते हो इजिली। ठीक है, तो सर्कम सेंटर को डिफाइन दो तरह से कर सकते हैं आप। एक हो गया कि अगर कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के जो साइड है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इंटरसेक्शन जब इंटरसेक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा आपको, सर्कम सेंटर। यानी किसी भी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इंटरसेक्ट करता है वो क्या बनाता है, सर्कम सेंटर बनाता है। ये एक डिफिनेशन हो गया। दूसरा डिफिनेशन से आप इसको देखोगे कि अगर किसी सर्कल के अंदर ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करें तो इस सर्कल का सेंटर जो होगा वही इस ट्राइंगल का क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर कहलाएगा। ठीक है, तो देखोगे दोनों में से ये ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। हालांकि इसका भी हम डायरेक्टली आपको इक्वेशन सिखाए थे, इसका भी डायरेक्टली हम इक्वेशन लिखना सिखा देंगे अभी आपको, जैसा आपको हम बताया था, और ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखना सिखाए थे। तो यहाँ पर भी डायरेक्टली हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, वो तो प्रोसेस है ही, लेकिन ये कुछ ज्यादा इजी हो जाता है। अगर इस प्रोसेस से करोगे तो आसान पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो ये थोड़ा ज्यादा इजी रहता है इसमें,
बाकी आपको हम दोनों मेथड बता देंगे कि कौन से किससे सॉल्व करना है। ये मेथड से भी देख लेंगे हम लोग, इस मेथड से भी देख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बात? तो मतलब क्या है, कंसेप्ट बहुत आसान है इसका। तो आपको करना क्या है कि सर्कम सेंटर के बारे में क्या ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। पर जो हम लोग देखे थे अल्टीट्यूड वाला में, और इसमें क्या फर्क है आप ये समझो। ये वाला आपको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इसको समझो। यहाँ पर देखे होगे अल्टीट्यूड जब हम लोग ड्रॉ किए थे तो सामने वाले वर्टेक्स से ड्रॉ किए थे। यहाँ पर देखो ये सामने वाला वर्टेक्स हम लिए नहीं, समझा ना बात? इसका मतलब ये सामने वाला वर्टेक्स यूज होने वाला नहीं है। तो आप इसका इक्वेशन लिखोगे कैसे? देखो अगर आपको स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट अच्छे से पता है तो आप लिख सकते हो कैसे कि आप इस दोनों का देखो, ये दो वर्टेक्स आपको पता है, इसके मिड पॉइंट से आपको क्या निकल जाएगा, इसका ये पॉइंट निकल जाएगा, ये पॉइंट निकल गया। अब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या कर दोगे, -1, तो इससे इसका स्लोप आ जाएगा और फिर आप इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। ये भी एक प्रोसेस होता है, यानी हम अभी तो हम डायरेक्टली सिखा देंगे आपको, लेकिन आप स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट जानते हो तो डायरेक्ट उससे भी प्रोसेस कर सकते हो। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है लेकिन हो जाता है। अरे बस समझ में। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखो पहले हम आपको जनरलाइज करके दिखा देते हैं कि अगर आपको यहाँ पर मान लो ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है और ये आ गया x3 y3, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स है। अब इसमें आपको हम क्या बताएं कि राइट बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही क्या कहलाता है, यहाँ पर इसका सर्कम सेंटर कहलाता है। ये बात आप समझ गए हो, है कि नहीं? तो देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं कि हमें इक्वेशन कम से कम 2 इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा सर्कम सेंटर फाइंड करने के लिए। कोई भी 2 इक्वेशन लिखोगे देन सॉल्व करोगे तो सर्कम सेंटर आ जाएगा। अब कोई भी 2 इक्वेशन लिख लो, मान लो हम लोग यहाँ पर ये ए, ये बी और ये सी है, तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं BC लाइन के लिए। देखो ये बी है और ये सी है, इसमें क्या आपका x2 y2 और ये क्या आपका x3 y3, यानी ये कितना है x3 y3। क्लियर बात यहाँ तक? x2 y2 ये कितना है x3 y3 है। अब इसके ऊपर जो है ना एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब इस लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है, इस लाइन के इक्वेशन हमें फाइंड करना क्या होगा। तो देखिए अगर स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट पता है आपको तो आप कर सकते हो कैसे। देखो यहाँ पर ये दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो x2 + x3 y2 y2 + y3 y2 से पॉइंट आ जाएगा। फिर ये दोनों पॉइंट पता है तो आप स्लोप निकाल सकते हो इसका। स्लोप निकालने के बाद ये दोनों लाइन आपस में क्या परपेंडिकुलर है, तो आप इसके स्लोप से इसका स्लोप निकाल सकते हो। देन इक्वेशन लगा सकते हो इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y - y1 = m × x - x1, जो आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ोगे। एंड देन आप इसका इक्वेशन निकल जाएगा। इसी तरह से एक और इक्वेशन निकाल लोगे किसी और लाइन का, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो भी हम सिखा देंगे आपको। तो देखो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायरेक्टली लिखने के लिए क्या कर सकते हो आप कि यहाँ पर जैसे आपको उसमें सिखाए थे हम आपको अल्टीट्यूड के लिए, उसी तरह से आप ध्यान दो। तो देखो x × x2 - x3, x इंटू क्या करोगे आप x2 - x3 प्लस y इंटू क्या करोगे आप y2 - y3। चलो देखो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करोगे आप, अगर आपको सर्कम सेंटर फाइंड करना है तो यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। अब देखो सीधी सीधी बात यह है कि हमें किसी भी 2 लाइन का इक्वेशन लिखना है। इसको L1 ले लेते हैं, इसको L2 ले लेते हैं, तो 2 का लिख लेते हैं। मान लो L1 का इक्वेशन लिखना है, तो यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है आपका कितना है 3,0 और ये पॉइंट कितना है -1,3। तो इस लाइन के इक्वेशन है L1, इसको एज्यूम कर लिए हम लोग। ये क्या है परपेंडिकुलर भी और इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो क्या हो जाएगा x × 3 - (-1) है ना, इज इक्वल प्लस ऑफ क्या हो जाएगा आपका 0 × 0 - 3 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे 3 के स्क्वायर माइनस ऑफ -1 के स्क्वायर बाई 2 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बाई 2। क्लियर बात यहाँ तक? अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4x, ठीक है, माइनस ऑफ 3y। और यहाँ पर देखो 9 - 8 करोगे 2, तो कितना आ जाएगा 4।
ठीक है। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये आ जाएगा -9/2, -9/2। इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 8x - 6y = 8 - 9 कितना होगा -1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। आया है? हाँ, -4x मतलब डिपेंड करता है तुम इक्वेशन किस तरह से लिखे हो, लेकिन फाइनल इक्वेशन यही आएगा। कहाँ -4 आ जाएगा, कैसे -4 आएगा? 3 + 1 4 ना होगा, कहाँ माइनस में रहेगा, माइनस में क्यों रहेगा? ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8x - 6y = -1। अब इसमें आपको यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे और ये वैल्यू आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखो इसमें सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन के लिए आप ये वाला यूज कर लो। तो ये जो इक्वेशन है इसका आपको लिखना है, इसको L2 ले लो, ये कितना आपका 2,1 और ये क्या हो जाएगा आपका -1,3। क्लियर बात यहाँ तक? अब इसका इक्वेशन लिखो तो x इंटू क्या हो जाएगा 2 - (-1), ठीक है, प्लस y इंटू क्या मिलेगा आपको 1 - 3 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर -(-1) का स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, समझ आ रहा बात यहाँ तक? अब इसको सॉल्व कर लो तो ये मिलेगा आपको 3x और ये कितना आ जाएगा -2y इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 4 - 1 कितना हो गया 3 3/2 आ जाएगा और ये क्या मिलेगा आपको 1 - 9 -8/2 यानी कितना हो जाएगा -4। अब इसको सॉल्व कर लो तो 6x - 4y = 3 - 8 कितना आ जाएगा -5। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो 8x - 6y है, 8x - 6y = कितना -1, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, समझ बात यहाँ तक? अब इसको क्या करना सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लो तो ये आपको क्या मिलेगा 4 और 6 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 36। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए, तो क्या मिलेगा -36x - 32x। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा -5 और ये हो जाएगा -5 नहीं -30 और ये कितना हो जाएगा आपका +4। तो ये वैल्यू क्या मिलेगा 4x और ये कितना आ जाएगा आपको -26। तो इसको कैंसिल कर लोगे तो ये आ जाएगा 2, ये हो गया 13, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -13/2, x का वैल्यू -13/2 आ जाएगा। अब y निकाल लो, तो y सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी में सब्स्टिट्यूट कर लो, निकाल लो। तो 3 इंटू -13/2 -2y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, या फिर यहाँ पर कर लो, इसमें कर लो 6x - 4y। तो 4 इन 6x का वैल्यू कितना दे रखा आपको 6 इंटू -13/2 और -4y इज इक्वल्स टू कितना है -5, तो -5। तो देखो इसको कैंसिल कर लो कितना आ जाएगा -39 + 5 इज इक्वल्स टू 4y और ये कितना आ जाएगा -34 होगा ना इक्वल्स टू 4y। तो इसको कैंसिल कर लो 2 से, तो कितना आ जाएगा 17। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -17/2। ये आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू -13/2, y की वैल्यू -17/2। आया तुम लोग का? नहीं? हाँ, तो कोई क्वेश्चन में गलती किया होगा। ठीक है, समझ आ रहा बात? तो इसको सही करो। ध्यान से कैलकुलेशन किया करो, एग्जाम में एक ही मौका मिलता है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो अगर तुम गलती कर मतलब कितना भी सॉल्व कर रहे हो कैलकुलेशन की वजह से गलती करोगे, देखो एक क्वेश्चन होता है ना एग्जाम में, हमेशा ध्यान रखो, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा जो तुमको नहीं बन रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब उतना टेंशन नहीं होगा। कोई क्वेश्चन बनता है, तुमको सब कुछ पता है, लेकिन तुमने क्या किया कैलकुलेशन की वजह से रॉन्ग कर दिए, देन बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम है। क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत रिग्रेट भी होगा बाद में चल के आपको, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस नहीं बना तो उसका चलो समझ में आता है कि वो पता ही नहीं था, जो पता था उसमें सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से रॉन्ग किए, तो वो तो फिर ब्लंडर है, उसको आप क्या बोल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेशन जब भी करो किसी क्वेश्चंस का तो थोड़ा प्रॉपर मतलब फोकस करके करो, ये नहीं कि मतलब उस टाइम माइंड में कुछ भी चल रहा है और आप कैलकुलेशन किए जा रहे हो, ये पता ही नहीं चलेगा कब गलत हो गया एंड देन आंसर कुछ और ही आ जाएगा। ठीक है, और जेई में तो होता भी ये है कि आप कुछ गलत तरीके से भी सॉल्व करके लाओगे ना, तब भी ऑप्शन तो होगा ही होगा, तो उसमें आप थोड़ा सा ट्रैप हो जाओगे, इसलिए कैलकुलेशंस को एकदम ध्यान से करना है। ठीक है, समझ के बाद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तुम लोग टेबल वाल याद है 2 से 20 तक? हाँ पक्का, तुमको नहीं याद है ना?
मैक्सिमम बच्चे को याद नहीं रहता आजकल, ठीक है। कितना तक याद रहता है? 10-12 तक, जितना मतलब इतना तो 10-12 तक जो है ना नर्सरी के बच्चे को याद रहता है। अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपको, जैसे कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए मान लो एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया गया। अब ये वर्टेक्स आपको ले लेते हैं, मान लो कुछ भी लेते हैं, -1,2 लेते हैं, ये आपका मान लो 0,4 और ये ले लिया हम लोग 3,1, ठीक है, ऐसा कुछ ले लिया हम लोग। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, फाइंड करना है आपको सर्कम सेंटर। क्या फाइंड करना है? सर्कम सेंटर। तो देखिए सर्कम सेंटर निकालने के लिए ये प्रोसेस भी लगा सकते हो आप। कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ से है ना, आपको क्या बोले, ये तीनों तीनों क्या होता है? रेडियस होता है, और इसी का सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर होता है ना, ये सर्कम सेंटर होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि अगर ये वर्टेक्स ए, ये बी है और ये सी है, तो देखो इसको क्या कर लेना, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी कर लो एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ सी कर लो। कोई भी दो इक्वल कर लो, होगा तो तीनों इक्वल आपस में, ओ ए ओ बी ओ सी, क्योंकि तीनों रेडियस है। तो आप इजीली यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या होगा, कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो। पर कैसे? इसके लिए ये जो सेंटर है, इस सेंटर को मान लो x, y। क्या मान लो? x, y। x, y एज्यूम कर लो। अब क्या लगाओगे? रेडियस निकालने का मतलब डिस्टेंस फार्मूला। रेडियस का एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। देखो OA के लिए कर लो सॉल्व, तो OA के लिए करोगे तो कितना मिलेगा? √x माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऑफ क्या लिखोगे आप? y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB। OB क्या हो जाएगा? √x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर बात? अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये क्या मिलेगा आपको? रूट हट जाएगा। रूट हटेगा तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ से अगर देखोगे इस मिनट, इसको ऐसे होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस x प्लस 1, तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x। ये कितना आ जाएगा? y स्क्वायर माइनस ऑफ 4y प्लस 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर माइनस ऑफ 8y प्लस ऑफ 16 आ जाएगा। देखो x स्क्वायर एलिमिनेट करो, y स्क्वायर एलिमिनेट करो, और यहाँ से और देखो क्या एलिमिनेट हो सकता है। तो यहाँ पर देखोगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये 2x माइनस ऑफ 4y, और ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये कितना मिलेगा आपको? यहाँ से देखोगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ 8y प्लस ऑफ 16। अब इसको इस साइड ले आओ तो क्या मिलेगा आपको? 2x माइनस ऑफ 8y, ये क्या हो जाएगा? प्लस 4y इक्वल्स टू 16 माइनस 5 को तो कितना आ जाएगा? 11। ये हो गया इक्वेशन 1। क्लियर बात यहाँ तक? अब इसी तरह से एक और कोई फाइंड कर लो, चाहे OA इक्वल्स टू OC कर लो, कोई भी कर सकते हो, OB इक्वल्स टू OC भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पर हम लोग फिर से क्या कर लेते हैं, यहाँ पर है ना, OB इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू OC कर लेते हैं। तो OA इक्वल्स टू OC करोगे तो क्या मिलेगा आपको? रूट अंडर यहाँ से आ जाएगा x माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा आपका? y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC का फाइंड करो तो OC कितना देखो यहाँ से 3 1 है, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा आपका? y माइनस 1 का स्क्वायर ना, स्क्वायरिंग वो सेट कर दो फिर से, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से? माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कितना आ जाएगा? y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, और इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 9, और ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस ऑफ 2y प्लस 1। क्लियर बात यहाँ तक? तो देखो x स्क्वायर फिर से कैंसिल होगा, y स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ से चाहो तो 1 1 भी कैंसिल कर सकते हो, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से? ये मिलेगा आपको 2x माइनस ऑफ 4y प्लस 4, है ना, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -6x माइनस 2y माइनस 6x माइनस ऑफ 2y, और ये कितना आ जाएगा? प्लस ऑफ 9। क्लियर बात यहाँ तक? अब इसको इस साइड ले आओ तो कितना मिलेगा आपको? 8x, और ये क्या मिलेगा आपको? -2y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 क्या करोगे तो कितना मिलेगा? 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो एक ही क्वेश्चन आ गया आपका 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 11, और एक ही क्वेश्चन आ गया आपका 8x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो यहाँ से, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 2x प्लस 4y का वैल्यू कितना है आपका? 11 है, और 8x माइनस 2y का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 5 है। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर ऐड कर दो तो क्या मिलेगा आपको? 2x प्लस ऑफ 16x इज इक्वल्स टू 11 प्लस ऑफ कितना हो जाएगा? 10। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 18x इक्वल्स टू 21 आ जाएगा। कैंसिल करो फिर से, 3 6 18, ये कितना होगा? 7। तो x वैल्यू कितना आ जाएगा? 7/6। x वैल्यू कितना आ गया? 7/6। अब किसी में पुट कर दो, ठीक है, किसी में पुट करोगे y निकल जाएगा, तो y निकालने के लिए आप किसी में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो यहाँ पर हम लोग मान लो कौन सा इक्वेशन इसी में कर देते हैं, तो 2x प्लस 4y, तो देखो 2x है, x की जगह क्या हो जाएगा? 7/6, और प्लस 4y की जगह 4y इक्वल्स टू कितना हो गया? 11। तो देखो 2 3 जा 6, तो 4y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 माइनस 7/3।
ये कितना आ जाएगा 33 माइनस 7, 33 माइनस 7 करो तो कितना आ जाएगा 26, 26/3। इसको कैंसिल कर लो, 2 से ये 13 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 13/6, 13/6 और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 7/6, y की वैल्यू 13/6 और ये फाइनल आंसर इसका सर्कमसेंटर आ गया। तो क्या करोगे कि आपको ये प्रोसेस अगर देखोगे तो बहुत आसान है। ठीक है, तो आप इससे इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वही क्वेश्चंस में कहीं ऐसा हो जाए कभी कि मतलब वही क्वेश्चंस आप भूल जाओ या आपको कंफ्यूजन हो जाए किसी भी तरह से, तो आप इससे भी सॉल्व करके आंसर ला सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन सर्कम सेंटर के क्वेश्चंस देखिए दो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, हालांकि सर्कम सेंटर से ज़्यादा देखोगे तो ऑर्थो सेंटर पूछा जाएगा आपको। अभी तक जितना अभी पूछा गया क्वेश्चन, आप देखोगे सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा, सर्कम सेंटर थोड़ा क्वेश्चन कम रहता है। ऑर्थो सेंटर सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा एंड देन सेंट्रॉइड और उसके बाद सर्कम सेंटर। ठीक है, एंड देन तीनों के बीच रिलेशन पूछता है। ऑर्थो सेंटर पूछने का रीजन क्या है कि उसमें जो है ना मतलब बहुत सारे वेरिएशंस के साथ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसको जो है ना थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आपको ऑर्थो सेंटर दे दिया, कोई वर्टेक्स पूछ दिया, ठीक है, या फिर ऑर्थो सेंटर के साथ साथ सेंट्रॉइड को रिलेट करके पूछा आपसे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। तो सब क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में देखे भी थे, है ना। और ये कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये बहुत आसान है, इसमें इसको अच्छा यहाँ पर ये सोचना नहीं है कि किसको इक्वेट करे, किसी भी दो को इक्वेट करो, मतलब ये है कि तुम्हें इक्वेशन लाना है। ठीक है, हाँ कभी ऐसा हो जाए कि मान लो कोई इक्वेशन ऐसा हो गया जिसमें तुमको मान लो कि दो इक्वेशन है और दोनों सेम आ गया, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन किए थे, इक्वेशन के उसमें क्या होता है दो इक्वेशन सेम आ गया था, देन तीसरे इक्वेशन के लिए जाना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो हम लोग ओ इक्वल टू ओ बी किया, ओ इक्वल टू ओ सी किए, अब ये इक्वेशन एक और सेम तरह से आ जाता, देन आप क्या करना यहाँ पर ओ बी इक्वल टू ओ सी कर लेना, वो सब आपको करना पड़ेगा, बाकी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है बात, तो इसको नोट करो, तो ध्यान रखो। जैसे आपको हम बताए थे एक्यूट ऑब्ट्यूज वाला तो ऑलरेडी जानते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ना, क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल आपको दे रखा है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको कभी भी अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया गया और इस ट्राइंगल का आपसे पूछा जाए कि सर्कम सेंटर कहाँ पर होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका जो सर्कम सेंटर होता है ये होता है मिड पॉइंट ऑफ, है ना, सर्कम सेंटर जो होगा वो क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, सिंपल। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, ये आप ध्यान रख सकते हो यहाँ पर। जैसे मतलब यहाँ पर मान लो ये ए, ये बी और ये सी है, तो देखो अगर ये x1 y1, ये x2 y2 है और x3 y3 है यहाँ पर, तो अगर आपसे पूछा गया यहाँ पर कि बताओ राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया आपको। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता चलेगा आपको कि कोई भी दो का स्लोप क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, तो समझ जाओगे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसका जो हाइपोटेनस होगा इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा सर्कम सेंटर, मतलब अगर ये ट्रायंगल है तो इसका सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x3/2 और ये डायरेक्टली हो जाएगा y1 प्लस y3/2। ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है। क्लियर बात कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया आपको तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। अब इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात कि पहले पता चलना चाहिए आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। अगर आपको पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है देन आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल में देखो, मान लो अगर हम एक क्वेश्चन ले लिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में एक ले लेते हैं हम लोग 3,1 है, मान लो यहाँ पर ये लेते हैं हम लोग सपोज 2,3, ठीक है 2,3 लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पर एक ले लेते हैं हम लोग सपोज इसका स्लोप निकाल तो कितना आ जाएगा 3 - 1 2 और 2 - 3 -1 यानी -2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर 1,2 ले लेते हैं, मान लो ये 2 ले लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं सपोज 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा 1 - 2 करो तो -1 और 3 - 5 करो तो कितना आ जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पर अब ये ट्रायंगल है, अब आपको ये ट्रायंगल मिल गया। अब इस ट्रायंगल को आपको बोला गया कि बताओ इसका सर्कम सेंटर क्या होगा, समझ आ रहा बात। तो आपको सर्कम सेंटर इसका फाइंड करना है और आपको देखते पता चल गया कि ये ट्रायंगल क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, देन आप क्या कर सकते हो सर्कम सेंटर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। लेकिन कैसे फाइंड करोगे तो समझो, अब स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकाल के देखो। जैसे मान लो इसका स्लोप निकालोगे तो स्लोप कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिखोगे 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 - 3, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2/-1 यानी कितना आ जाएगा -2, इसका स्लोप आ गया। अब यहाँ कोई भी दो स्लोप आप निकाल सकते हो, इसका स्लोप निकाल के देखो तो m2 ले लो, इसका स्लोप कितना आ जाएगा 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2 - 5, वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1/-3। क्लियर बात, इसका स्लोप निकाल के देखो, इसका स्लोप कितना आ जाएगा m3 करोगे 1 - 2 डिवाइडेड बाई 3 - 5, वैल्यू कितना मिलेगा आपको -1/-2 यानी 1/2। अब देखो ये जो दोनों है इसका स्लोप कितना -2, इसका स्लोप कितना 1/2, इसका मतलब m1 इंटू m3 करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ -2 इंटू 1/2, है ना, तो कितना आ गया -1। -1 आने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइन क्या आपस में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल कितना 90 डिग्री। और आप जानते हो
किसी भी ट्रायंगल के 90 डिग्री एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब हाइपोटेनस कौन है, ये है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वही क्या बन जाएगा आपका सर्कम सेंटर। इसका मतलब सर्कम सेंटर आपसे पूछा जाएगा तो इसका सर्कम सेंटर क्या बोलोगे आप, 2 + 5/2 और ये हो जाएगा 3 + 2/2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बोलोगे आप 7/2, 5। ये कितना हो जाएगा 1, और ये आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो सर्कम सेंटर अगर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पूछा जाएगा बहुत आसानी से आप पता कर लोगे। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा लिख ही दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो आप थोड़ा सा चेक कर सकते हो कि ये कहीं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, और इस तरह सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट समझ गए। राइट एंगल ट्रायंगल का हाँ किसी में भी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है वही यूज होगा ही होगा, ठीक है। बिल्कुल, अगर कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है देन आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अरे बस समझ में। फिर एक और कंसेप्ट इसके लिए क्या याद रखना आपको सर्कम सेंटर के लिए, कि देखिए अगर यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखना, ये भी ट्रिक है। अब इसको जो है क्या देखना आपको कि मान लो अगर कोई ट्रायंगल आपको दिया है तो ये जो ट्रिक है ये बहुत आसान कर देगा आपको। x1 y1 और ये दे दिया आपको x2 y2 और ये बोला गया x3 y3, ठीक है। ये 3 वर्टेक्स है और आपको बोला गया कि इसका जो है सर्कम सेंटर क्या होगा, है ना। सर्कम सेंटर फाइंड करो, सर्कम सेंटर वैल्यू क्या होगा। तो आपको अगर इसमें देखोगे वर्टेक्स का स्क्वायर का सम अगर इक्वल है, जैसे यहाँ पर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर हो गया, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि सर्कम सेंटर क्या होगा। तो इसका सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा 0,0, डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा 0,0। अरे बस समझ में। तो क्या ध्यान रखना आपको कि कोई ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का वर्टेक्स का स्क्वायर का सम अगर इक्वल है तो सर्कम सेंटर डायरेक्टली क्या आ जाएगा 0,0, बिना सॉल्व के बता सकते हो। क्लियर है बात। इसी तरह से अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको पूछा जाए कि सर्कम सेंटर क्या होगा तो उसके हाइपोटेनस का मिड पॉइंट हो जाएगा। और ये दोनों कंसेप्ट को याद रखना क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों ईजी कर देगा आपको क्वेश्चंस को। क्लियर है बात, इसको नोट कर लो आप लोग।